हमारे देश में एविएशन सेक्टर में पिछले 3 दिनों से अफरा तफरी का माहौल है और ज़्यादातर घरेलू उड़ानों की व्यवस्था है वो बेपटरी हो गई है और इसके लिए जिसको जिम्मेवार माना जा रहा है वो है इंडिगो। इंडिगो वो है एविएशन कंपनी है जिसने बेहद कम समय में लगभग हमारे देश के 60% जो है वो एविएशन सेक्टर पर कब्जा कर लिया है और उसके मिसमैनेजमेंट को जो है वो जिम्मेवार माना जा रहा है, जबकि कंपनी आज तक इसको मानने को तैयार नहीं है। वो इसका सारी इस मिसमैनेजमेंट का ठीकरा जो डीजीसीए के रूल्स आए हैं, फ्लाइट ड्यूटी टाइमलाइंस वाले रूल्स आए हैं, उनको जिम्मेवार ठहरा रही है। लेकिन इस पूरे अव्यवस्था में देश के लाखों लोगों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से परेशानी का सामना करना पड़ा है और एक पूरी दुनिया में एक भारत की छवि कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुई है। तो इस बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए कि ये अव्यवस्था क्यों हुई, कौन इसका जिम्मेवार है, इस बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए एविएशन एक्सपर्ट और जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एविएशन में लंबे समय तक एक पॉलिसी मेकर के रूप में भी रहे हैं सीनियर आईएएस अनिल श्रीवास्तव जी, और जो कि नीति आयोग के प्रिंसिपल एडवाइज़र भी रहे हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं क्योंकि उनका सिविल एविएशन के सेक्टर में एक बहुत लंबा अनुभव रहा है और उन्होंने मध्य प्रदेश में भी लंबे समय तक जो है भारतीय प्रशासनिक सेवा में कई महत्वपूर्ण अहम पदों पर जिम्मेवारी निभाई है। श्रीवास्तव सर, बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाखों लोग जो है एयरपोर्ट पे पिछले 3 दिन से फंसे हुए हैं और बहुत हमारे देश की लोगों को दिक्कत परेशानी हुई है और इसका फ़ायदा दूसरी कंपनियों ने उनको 10 से 20 गुना तक उनको जो है वो ज़्यादा दाम चुकाना पड़ा है जिनको अर्जेंसी में जाना था। तो आपको एज ए एक्सपर्ट क्या लगता है कि ये स्थिति क्यों बनी, आखिर कहाँ पे चूक हुई और किससे चूक हुई? कुल स्थिति जो बनी है कुल मिला करके ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। समय समय पर लगातार स्टेप्स लिए जाते रहने चाहिए थे। ये स्थिति हमेशा से और अक्सर बनती रहती है कि जो FDTL कहलाता है, जो कि टाइम लिमिट होती है, ड्यूटी टाइम लिमिट, उसका पूरा पालन एयरलाइंस जो है नहीं करती है। उसका सीधा सा कारण कॉस्ट को कट करना और प्रॉफिट को इंक्रीज करना ही कहा जा सकता है ना, और कंपटीशन में रहना को इंक्रीज करना ही कहा जा सकता है। FDTL वो एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो कि ICAO के विभिन्न जो एविएशन रूल्स होते हैं, हम काम करने वालों से इतना एक्सरसाइज या इतनी मेहनत करवाएं जिससे कि उनको इतना ज़्यादा या इतना अधिक स्ट्रेन ना हो कि वो आगे की ड्यूटी अपनी ठीक से ना कर सके, और इसीलिए ये ड्यूटी की टाइम लिमिट सेट की गई है जो कि पालन की जानी चाहिए। का पालन करने के लिए जो निर्देश समय समय पर जो डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन है DGCA वे करवाते रहते हैं और अधिकांश एयरलाइंस इसका पालन करती हैं। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा जो है इसका पालन नहीं किया गया या फिर करने में कहीं कुछ थोड़ी बहुत चूक रही जिसकी वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई। DGCA ने 1 जुलाई से किया था, इसका फर्स्ट फेज केवल पायलट्स और कैप्टन के लिए था और सेकंड फेज 1 नवंबर में। इसमें कहीं ज़्यादातर सरकार के जो मॉनिटरी सिस्टम है, DGCA एक बड़ी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या फिर इंडिगो का मैनेजमेंट है, कहाँ किसकी ज़्यादा जो चूक मानी जाए? अगर 1 जुलाई से समय दिया था तो उसको जो है उतने समय में इम्प्लीमेंट करना चाहिए था। ट्रेन कैप्टन्स और ट्रेन पायलट हमेशा मार्केट में उपलब्ध नहीं रहते हैं, थोड़ा समय और दिया जा सकता था, बातचीत होती रहनी चाहिए थी कंपनी के साथ में और देखा जाना चाहिए था कि कैसे एक बीच का रास्ता निकले जिसमें दोनों ही हम अपनी सिक्योरिटी से भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सेफ्टी से। अमेरिका और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं यूरोप की, वहाँ भी किसी एविएशन प्राइवेट कंपनी है उसके पास 25% से ज़्यादा शेयर नहीं है, लेकिन इंडिगो 60% कब्जा है, लेकिन उनके पास जो जरूरी पायलट्स और कैबिन क्रू स्टाफ है वो नहीं है। हिंदुस्तान में इतनी गंभीर स्थिति क्यों है? भारत का जो एविएशन मार्केट है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है इस समय पूरी दुनिया में, और ये पिछले करीब 10 साल से ऐसा चल रहा है। हमारा जो पैसेंजर ग्रोथ रेट है वो अधिकतम है पूरे विश्व में। अगर कोई नई एयरलाइंस है, कोई एयरलाइंस है वो ग्रो कर रही है तो उसको ऐसे नियम, ऐसा जो है इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाए जिससे कि वो ग्रो करे और एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट में दे। इंडिगो ऑफ कोर्स बहुत एफिशिएंटली इन्होंने अपने ऑपरेशंस किए और इतना बड़ा मार्केट शेयर अब उनके पास में है। मिनिस्ट्री देखेगी किन कारणों से वो एयरलाइंस जो है आगे नहीं प्रगति नहीं कर पा रही हैं, ग्रो नहीं कर पा रही हैं। FDTL के नॉर्म्स हैं, ये तो सारी कंपनियों के, केवल इंडिगो के लिए नहीं थे। तो इंडिगो की सर्विसेज ज़्यादा प्रभावित हुई बजाय एक जो एयर इंडिया या दूसरे जो बड़े ऑपरेटर्स जो डोमेस्टिक हैं? FDTL की लिमिट्स हैं वो सबके लिए हैं, छोटी से छोटी कंपनी हो चाहे वो चार्टर्ड कंपनीज हो जो प्राइवेट एयरक्राफ्ट वाले चलते हैं उनके लिए भी वो नॉर्म्स होते हैं, सबके लिए वो नॉर्म्स होते हैं क्योंकि वो प्राइमरीली हमारे एविएशन की सेफ्टी से रिलेटेड हैं। बाकी कंपनीज उसको फॉलो कर रही होंगी तभी उनके लिए ये स्थिति नहीं बनी कि उनको ऑपरेशंस अपने जो है बंद करने पड़े।
जितनी फ्लाइट्स को ऑपरेट करने के लिए और कितने घंटों के ऑपरेशंस के लिए जितने क्रू की ज़रूरत है उतना क्रू जो है कहीं ना कहीं उसमें कमी रही होगी विभिन्न कारणों से। इसी वजह से ये स्थिति बनी कि फ़्लाइट्स जो हैं कैंसिलेशंस करनी पड़ी। एस्टिमेशन था पायलट्स और कैबिन क्रू का कि अवेलेबिलिटी नहीं है, या कंपनी ने कहीं लगता है कि अपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी को तो मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये असेसमेंट या जो उनको हायर करने चाहिए थे पायलट्स वो समय रहते नहीं किए। एयरलाइंस जिस तरीके से अपनी प्लानिंग करती है तो मेरे विचार से रेगुलेटर्स को भी जो है पूरा आंकड़ा अपने पास रखते हुए इस चीज़ की मॉनिटरिंग करना ज़रूरी रहेगा। किस एयरलाइंस के या किस कंपनी के कितनी फ़्लाइट्स हैं, कितने घंटे की फ्लाइंग है और कितना उनके पास जो है अवेलेबिलिटी ऑफ जो है केबिन क्रू या अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लाइंग क्रू है, उसको ध्यान में रखते हुए भी प्लानिंग करी जा सकती है। परंतु इतनी बड़ी संख्या में फ़्लाइट्स का कैंसिलेशन भी थोड़ा सा जो है ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं जो है मैनेजरियल कमी भी रही है किन्हीं भी कारणों से। देश में दोबारा से ये स्थिति नहीं उत्पन्न हो, लोग इतने परेशान नहीं हो और देश की इस तरीके से बदनामी ना हो, तो कहाँ कहाँ आपको लगता है कि पॉलिसी मेकिंग के स्तर पर और जो कंपनी के लेवल पे क्या आप करेंगे कि सजेशंस अपने देंगे? रेगुलेटर्स को और मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को मेरे विचार से थोड़ा और ज़्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। देश की सिविल एविएशन सेक्टर नहीं है कि उसको पूरी तरीके से छोड़ा जा सके। एयरक्राफ्ट भी इस देश में नहीं है, एयरक्राफ्ट की सप्लाई भी जो है जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो नहीं कर पा रही हैं जिस रफ्तार से जो है हम ग्रो कर रहे हैं। भविष्य में स्थिति ना बने इसके लिए तो जैसा मैंने कहा कि एक थोड़ा सा आकलन करते रहना ज़रूरी है, मॉनिटरिंग थोड़ी बहुत करते रहना ज़रूरी है, जितना कि अपने हमारे विभिन्न कानूनों या मार्केट परिस्थितियों में जितना कर सकते हैं उतना करना ज़रूरी है, उसको करते रहना चाहिए। फिर साथ में ये भी कोशिश करी जाए कि एक हेल्दी इकोसिस्टम बने जिसमें कि अगर कोई एंटरप्रेन्योर एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके ग्रो करना चाहता है या एंट्री करके जो है आगे बढ़ना चाहता है तो उसको एक अच्छा जो है हम पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड करें और इससे जो है स्थिति सुधरेगी और कुछ कंपटीशन भी जो है होना चाहिए। सरकार को भी कहीं ना कहीं अपनी उपस्थिति जो है बनाए रखने की ज़रूरत है। सरकार को अपनी स्थिति अगर मैं कहना चाहूँ नॉट फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द एक्टिव प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट सरकार को अपनी स्थिति जो है एक रेगुलेटर के रूप में और एक जो है मॉनिटरिंग मिनिस्ट्री के रूप में बनाए रखना और ये इंश्योर कराना ज़रूरी है कि जो से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हमसे उम्मीद करती हैं, जो ICAO है वो UN की एजेंसी है और सभी कंट्रीज उसको जो है बाय एंड लार्ज उनके रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। तो ये तो प्रोएक्टिवली रेगुलेटर को, मिनिस्ट्रीज को इंश्योर करना ही पड़ेगा कि हम उनके रेगुलेशंस को हम फॉलो करें। निजी सेक्टर में ही ग्रोथ होगी और प्राइवेट सेक्टर से ही जो है एविएशन सेक्टर ग्रो करेगा। इसमें कोई दो मत या मेरा कोई इसमें कोई भिन्न मत नहीं है किसी भी तरीके से। सरकार जो है पूरी तरीके से एक फंक्शनल रोल नहीं प्ले कर सकती है इसमें, क्योंकि उसके बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे, लेकिन जहाँ पे सरकार का जो रोल है उसको सरकार को जो है अंतर्राष्ट्रीय मानकों के आधार पे उसी के अनुसार जो है प्ले करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका बंसल न्यूज़ से बात करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार।